Sri Satish Chandra Misra. Thank you for giving this opportunity. I will start with this unconstitutional method which has been adopted for bringing this bill. Article 110 is being brazenly violated, and Article 110 is literally being made into a article which has got now no relevance so far as Raj Sabha is concerned and the upper house is concerned. जिस तरीके से इस फाइनेंस बिल में, जिस तरीके से इसमें इतने एक्ट्स को अमेंड किया गया है और जो बातें इसके पहले माननीय श्री कपिल सिब्बल साहब ने कही, येचुरी जी, सीताराम येचुरी जी ने कही, हमारे सुहेंद्र राय साहब ने की और अन्य साथियों ने कही, उनके साथ अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो तरीका अपनाया गया है इस बिल को यहां पर ला करके इतने सारे एक्ट्स को अमेंड करने का और वो एक्ट्स इस तरह से अमेंड करने का जिनका कि फाइनेंस से कोई कंसर्न ना हो बल्कि अलग अलग वो एक्ट्स को डील करना चाहिए था। आज ये बात उठ रही कि इतना समय कम मिलना चाहिए या 5 घंटे में खत्म कर देना चाहिए इस चर्चा को और 5 मिनट में और 10 मिनट में हम लोग ये कर लें। अगर यही एक्ट्स अलग अलग अमेंडमेंट लाए गए होते, डिफरेंट एक्ट्स में लाए गए होते, तो इसकी प्रक्रिया कितने घंटों की होती ये हम लोग समझते हैं। क्योंकि पहले चर्चा होती, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में जाता, स्टैंडिंग कमेटी में इसको विस्तृत रूप से चर्चा होती, वहां पर एविडेंस लीड होती, उसमें देखे जाते हर प्रॉस एंड कॉन्स, उसको क्यों अमेंडमेंट की जरूरत है, उसके बाद फिर से यहां वापस आता और यहां पर आकर के उसमें हर एक्ट पे अलग अलग से चर्चा होती। लेकिन इसकी जगह आज उसके गार्ब में जिस तरीके से इसको लाया गया है और ये कहते हुए कि ये सब फाइनेंस बिल के अंदर हम ला रहे हैं, ये एक हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अपनाया गया है और इसको हम लोगों को इस हाउस में एक यूनानिमसली, ठीक है जो लोग लाए हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सबको कम से कम अपनी आवाज को रजिस्टर करते हुए और इसमें आपकी सुरक्षितता लेते हुए कि इसमें अपना मत देना चाहिए कि किस तरीके से इसको हम लोग वापस भेजें और भेज करके एक बार फिर से उनसे कहें कि आप इसको पुनर्विचार करें कि इनको कैसे बाइफरकेट करके और खाली यहां पर फाइनेंस बिल को कंसिडर किया जाए। जहां तक अमेंडमेंट का सवाल है और जिस तरीके से अमेंडमेंट्स आए हैं, अगर देखा जाए तो हर प्रोविजन, पॉलिटिकल फंडिंग का अगर ले लें आप, पॉलिटिकल फंडिंग जो है जिस तरह से कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट करके लाया गया है, तो पॉलिटिकल फंडिंग का जो अमेंडमेंट आया है वो किसी एक स्पेशली लाया गया है एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए जो पावर में। पॉलिटिकल फंडिंग आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि 20,000 रुपए से घटा करके हम 2,000 कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के लिए और 2,000 से ज्यादा नहीं दे सकते वरना आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। 2,000 से ज्यादा अगर देंगे तो कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, वो पूरा डिटेल देगा। अगर 3,000 रुपए दे रहा है, 2,500 रुपए दे रहा है, लेकिन अगर कोई 20 करोड़ रुपए दे रहा है कंपनी, तो उससे हम कुछ नहीं पूछेंगे। और क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि वो कंपनी है और कंपनीज एक्ट में हम अमेंडमेंट करके और उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस करके ऐसा अमेंडमेंट ला रहे हैं जिससे कि कंपनी जो चाहे वो पैसा दे सकती है और पैसा दे करके पॉलिटिकल फंडिंग के नाम पे उसका डिस्क्लोजर नहीं करना पड़ेगा। पॉलिटिकल फंडिंग किस लिए होती है? पॉलिटिकल फंडिंग जो हो रही है वो कॉर्पोरेट से अगर पॉलिटिकल फंडिंग होती है तो हमारी पार्टी का तो ये मत है कि कॉर्पोरेट फंडिंग को टोटली बार कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। तो पॉलिटिकल फंडिंग कॉर्पोरेट्स के द्वारा अलाउ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कॉर्पोरेट फंडिंग होती है, जो कॉर्पोरेट आपको पैसा देता है, चाहे वो मीडिया के बैरन हो, चाहे वो और उनके 10 और बिजनेसेस हैं, वो लोग आपको पॉलिटिकल फंडिंग जब देते हैं तो पॉलिटिकल फंडिंग के साथ साथ में अपने हिसाब से कानून बनवाते हैं, अपने हिसाब से आपको यहां पर चलाने का काम करते हैं। आप इंडिपेंडेंट नहीं चल पाते यहां, आप उनके कहने से अपने एक्ट्स लाते हैं, अमेंडमेंट्स लाते हैं। आधे एक्ट्स अमेंडमेंट्स जो हैं कॉर्पोरेट के कहने से लाए जाते हैं और उसी तरह से आप लेबर एक्ट बदलते हैं, आप और चीजें बदलते हैं और बदल करके आप बाकी जो हैव नॉट्स हैं उनको और आप खत्म करने का काम करते हैं और उनको बढ़ाने का काम करते हैं। आज जितना भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? प्राइवेटाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉर्पोरेट फंडिंग आपको कर रहे हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है।
और उनको फायदा किस तरह से पहुंचाया जा रहा है कि जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो ये सारा प्राइवेटाइजेशन उनकी तरफ जा रहा है, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, चाहे वो एयरफील्ड्स के प्रोजेक्ट हो, चाहे वो आर्मी के प्रोजेक्ट, चाहे डिफेंस प्रोजेक्ट्स हो, हर एक में आपने अब प्राइवेटाइजेशन अलाउ कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन करा के आपने कॉर्पोरेट्स को तो फायदा पहुंचा दिया, लेकिन इसके साथ में जो नुकसान कराया वो नुकसान कराया आपने जो लोग एम्प्लॉयमेंट पाते थे इन पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस में, उनका आपने नुकसान पहुंचाया। खाली रिजर्व कैटेगरी वालों का नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने उन सभी का पहुंचाया जो जेन्युइनली मेरिट में वो वहां पर अपनी नौकरी पा जाते थे और एक परमानेंट नौकरी होती थी। आज उनको आपने मजबूर कर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में करें, और रिजर्वेशन का तो आपने डायरेक्ट इंपैक्ट उसमें डाल दिया, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, उनका आपने रिजर्वेशन खत्म करने का जो एक आपका एजेंडा है, उसको एजेंडा को पूरा करने का तरीका आपने कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए आपने इसलिए किया, और इसीलिए आप उनसे कॉर्पोरेट फंडिंग भी करते हैं, और इसीलिए आप उनको बढ़ाते, और कुछ कॉर्पोरेट्स है खाली जिनको कि आप बढ़ावा देते जा रहे हैं। अदरवाइज आप जितना भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह के आप कानून ला रहे हैं, जो मॉडरेट बिजनेसमैन हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके बिजनेस बंद होते जा रहे हैं, उनके कारखाने बंद हो रहे हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनके बिजनेसेस शटडाउन हो रहे हैं। आज के रोज जितनी भी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, वो स्टैंड स्टिल हो गई है। आज जितना प्रोडक्शन कंट्री में होता था वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है, और उसका नतीजा डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है फिर से एम्प्लॉयमेंट में और लोगों को बेरोजगारी में। आपने वादा किया कि आपने कहा कि हम तो जब सरकार हमारी बनवा दो, सरकार बनवाते ही हम पहली कैबिनेट लाएंगे, आधी रात में 12 बजे लाएंगे और किसानों की कर्ज माफी कर देंगे। आज भी किसान इंतजार कर रहा है उस रात के, वो कब 12 बजे की घड़ी आएगी जिसमें आप वो वाली कैबिनेट करेंगे जिसमें कि आप किसानों की कर्ज माफी करेंगे। आपने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट सालाना देंगे। आज 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट छोड़िए, आपने हजारों को भी नहीं दी जिनका एम्प्लॉयमेंट था, उनको भी आपने बेरोजगार कर दिया। उत्तर प्रदेश के लोग जो बाहर के प्रदेशों में थे, आज वहां से भी बेरोजगारी होने के बाद अपने प्रदेशों में वापस आ गए, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और इन प्रदेशों के लोग जो बाहर नौकरी कर रहे थे, कारखाने बंद हो गए, लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, वो भी वापस आ गए। वो इंतजार कर रहे हैं। आज पढ़े लिखे लड़के, नौजवान जो कॉलेजेस से एजुकेशन लेकर के, पढ़ाई करके वो नौकरी के लिए परेशान थे, सोच रहे थे, आपकी तरफ देख रहे थे कि आपने कहा कि पूरे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो एजुकेटेड हो और वो नौकरीशुदा ना हो। आपने इस तरह का वादा किया था 2014 में। आज 3 साल हो गए, आपने फिर से अभी वादा किया, चुनाव जो 5 राज्यों में हुए थे, कि आप चिंता न करिए, आपको हम नौकरी देंगे। आज लोग, नौजवान लोग, लड़के लड़कियां पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं, और अगर वो बेरोजगारी में गलती से अकेले कहीं घूम भी रहे हैं तो उनको आप एंटी रोमियो स्क्वाड में पकड़ करके उनको थप्पड़ मार रहे हैं और उनको बेइज्जत कर रहे हैं। और जब वो पूछते हैं कि थप्पड़ क्यों मार रहे हैं आप, मैं अकेले अगर यहाँ खड़े होके और कोई काम नहीं, यही मैं खड़े होके कर रहा हूं कि अपना सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं आगे, तो आप थप्पड़ मार के कहते हैं ये योगी जी का थप्पड़ है और ये मोदी जी का थप्पड़ है, क्योंकि आप अकेले एंटी रोमियो के स्क्वाड में हम आपको बंद कर रहे हैं। तो इस तरीके के जहां पर आज ये नौजवान जिसका कि आपने वोट मांगा, वोट लिया, उसने आपके नारे, नाम से लेके नारे लगा लगा के वोट दिया, आज उसको आप जवाब में नौकरी तो नहीं दे रहे हैं, उनको आप थप्पड़ दे रहे हैं। आज आपकी इस तरह की जो सिचुएशन है वो उसमें हो रही। जहां तक आपने इसमें अमेंडमेंट किया है, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को आपने इतनी पावर दे दी, इतनी आर्बिट्ररी पावर दे दी। आपने उनके लिए एक प्रोविजन था, उनके लिए एक रिस्ट्रिक्शन था, एक ही रिस्ट्रिक्शन था उनके ऊपर, और वो ये था कि आप सर्च एंड सीजर का प्रोविजन पहले भी था। सर्च एंड सीजर आप कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, बट इफ यू हैव रीजंस टू बिलीव, एंड दोज रीजंस इफ यू हैव टू व्हिच यू बिलीव, दे आर रीजंस दैट आई शुड गो फॉर सर्च, यू हैव टू रिकॉर्ड इट, एंड रिकॉर्डिंग के साथ साथ में उसका अप्रूवल भी कराना पड़ता था। रीजंस जो रिकॉर्ड करते थे वो अपने हायर अथॉरिटी से भी अप्रूव कराते थे, और अप्रूव कराने के बाद ये एक फेयर होता था इनकम टैक्स ऑफिसर के माइंड में कि जब ये मैटर आगे रेज होगा, इसको रेज किया जाएगा कि आपने सर्च क्यों किया, सीजर क्यों किया, तो उसमें आपको जवाबदेही होगी, और जब रीजंस होंगे तो उसको कोर्ट भी देखेगी, अदालत भी देखेगी, ट्राइब्यूनल्स भी देखेंगे, और उसमें जस्टिफिकेशन आपका जस्ट है कि नहीं है, उसकी बेसिस में आपके खिलाफ एक्शन होगा या निर्णय होगा। लेकिन आपने उस रीजन के, जो आप एक तरफ ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, कहते हैं हर चीज में हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है कि आपने कहा कि जिसके घर में चाहें
उसके घर में आधी रात में आप घुस सकते हैं, और घुसने के बाद आप बगैर बताए घंटी बजी, कोई सोच रहा है कि कौन आ गया, शायद दूध वाला आया, कौन आया, मालूम पड़ा इनकम टैक्स ऑफिसर साहब आ गए और कह रहे हैं कि हमें आपका घर तलाशी लेनी है। और क्यों लेनी है? क्योंकि ये हम नहीं बताएंगे क्यों लेनी है, मुझे लेनी है, बस मुझे आपके घर में घुस के आपकी तलाशी लेनी है, और तलाशी लेके आपको सर्च एंड सीजर करके आपका घर भी सीज कर देंगे, आपकी दुकान सीज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये पावर आ गई है कि हम आपको बगैर बताए सीजर भी कर लेंगे, सर्च भी बगैर बताए करेंगे, सीजर भी बगैर बताए करेंगे। ये कौन सा कानून है? ये कैसा देश है जहां आर्टिकल 14 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसी बात के लिए बना है कि आप इस तरह के एक्शन अगर लेंगे, राइट फ्रॉम मेनका गांधी जजमेंट टू ऑल सब्सिक्वेंट जजमेंट, जहां आपने इनकम टैक्स में अमेंडमेंट करके आपने कहा था कोई प्रॉपर्टी हम ले लेंगे और हम ले करके उसमें आपको इतने पैसे दे करके हम कब्जा कर लेंगे, तो उसमें भी जजमेंट आया और ये हुआ कि यू कांट गो इन दिस मैनर, ऑल दीज एक्शंस आर टोटली आर्बिट्रेरी, and if arbitrary action is there, it has to be struck down. Now here you are saying an action which do you take by saying that without disclosing the reasons. How can everybody go into 226 in the High Court if you because you says even the tribunal reasons will not be disclosed? Where will it be disclosed? Of course, you cannot restrict the powers under Article 226. But now, will every search and seizure lead to a petition going into the Article 226? The High Courts will say, no, you go back to the income tax authorities. So this type of a provision is nothing else, but it is a tool, as was rightly said by Mr. Kapil Sibal, कि you have brought this very deliberately, intentionally, कि आपको जो पैसा न दे, आपको जो फंडिंग ना करे कॉर्पोरेट, आपके जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको अगर आपको उनकी गर्दन दबानी है, उनको आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आप उनको बदनाम करना चाहते हैं, एक किसी के यहां सर्च एंड सीजर होती है, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे वो बिजनेस वाला हो, सबसे पहले हेडलाइन बनती है और न्यूज में भी चलती है। उसके बाद उसके यहां कुछ भी ना मिले, उसके बाद आगे चल के मामला खत्म हो जाए, लेकिन वो तो पूरे देश में बदनाम हो गया। व्हाट इज दी आपके पास कौन सा ऐसा कॉम्पनसेशन है जो आपने उसके मानहानि कर दी और आपने सर्च कर लिया और विदाउट रीजंस? सो देयरफॉर ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट ऑफ दिस नेचर in the act is nothing else but it's a totally ultra virus provision which is straight away hit by Article 14. वो बात दूसरी है कि आप ये पास करेंगे, पास तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ से है नहीं हम लोगों की, हम लोग तो यहाँ खाली खड़े होकर के अपनी बात कह रहे हैं और कहने के बाद होना वही है जो कि आप चाह भी नहीं होगा, 14 दिन बाद ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन इसके इस तरह का प्रोविजन जो आप ला रहे हैं, यहां पर तो आप करा लेंगे, यहां बुलडोज कर लेंगे, वहां पर तो बुलडोज कर ही लेते हैं आप, क्योंकि आपके ही पास बुलडोजर है, वहां किसी और के पास कुछ है नहीं। यहां पर आपने बुलडोजिंग का दूसरा तरीका निकाल लिया और वो तरीका निकाल लिया 110 में, तो आर्टिकल 110 में। सो आफ्टर दिस, बट दे शुड नो दैट देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो, एंड दैट इज द कोर्ट ऑफ लॉ वेयर दिस प्रोविजन कैन बी चैलेंज, एंड दिस विल बी चैलेंज, एंड दिस इज लायबल टू बी स्ट्रक डाउन, इट शुड बी स्ट्रक डाउन, इट विल बी स्ट्रक डाउन, being totally violative of Article 14 of the Constitution of India. जहां तक आपने ट्राइब्यूनल्स की बात की है, आपने कहा कि हम सारे ट्राइब्यूनल्स मर्ज कर देंगे, फिर आप उसी प्रोविजन में ले आए, फिर आप अमेंडमेंट इसमें ले आए, सारे एक्ट्स को मिला करके आपने कहा ट्राइब्यूनल्स मर्ज कर देंगे। काइंडली टेल द हाउस, और आप नहीं बताएंगे क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, पास तो हो ही जाएगा। आपको ये बताना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल्स हैं उसकी क्या पोजीशन है, उन ट्राइब्यूनल्स में कितने मुकदमे पेंडिंग हैं। हर मैटर में आपने कह रखा गो टू ट्राइब्यूनल। 226 में कोई जाता है, आपने 226 में अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ, आर्टिकल 226 में लिखा हुआ कि यू हैव एन ऑल्टरनेटिव रेमेडी, यू कैन नॉट कम टू हाई कोर्ट। सो व्हाट इज दैट रेमेडी? क्या है? टू ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल में क्या है? ट्राइब्यूनल में एवरी ट्राइब्यूनल टुडे इज ओवरलोडेड, एंड ओवरलोडेड फॉर व्हाट रीजंस? खाली इसलिए नहीं, आप पूरे देश में 4 ट्राइब्यूनल बना देते हैं एक चीज के लिए। लखनऊ का आदमी जाएगा दिल्ली, दिल्ली का जाएगा बॉम्बे, इस तरह ट्राइब्यूनल आपने खाली 4 बनाए हुए हैं या 5 बना दिए, और जहां पर आपने ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं वहां पर ये रिकॉर्ड में है, ये आ चुका है, स्टैंडिंग कमिटीज में आ चुका है, हर जगह आ चुका है कि कोई भी ऐसा ट्राइब्यूनल नहीं है जहां आपके यहां सब जगह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स मौजूद हों। They have not been appointed in the existing tribunals. Now जहां पर अपॉइंटेड भी हैं, वहां पर भी इतना वर्क है
कि 1 तारीख जो होती है वो 2 साल बाद की पड़ती है। तो अगर इस तरह से आप ट्राइब्यूनल्स को मर्ज करके एक ट्राइब्यूनल ले आएंगे तो आप इस देश में क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि फिर से आपको हाथ में पूरी टोटल आर्बिट्ररी पावर ये आ जाए कि जो एक्ट हमने ले लिया वो अनचैलेंजेबल हो जाए, जो हमने काम कर दिया, जो एक्शन ले लिया दैट इज अनचैलेंजेबल बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप इस तरीके से एक आम आदमी जो काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो अपनी कमाई कर रहा है, जो सही भी दिखा रहा है, उसको हैरेस जब करना चाहें तो इस कदर हैरेस कर सकते हैं कि यू कैन फोर्स हिम टू कैन कंपेल हिम टू इवन डिसाइड टू कमिट सुसाइड इन सर्टेन मैटर्स, जैसा कि होता रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन को मत लाइए। ये ठीक है, आपके पास एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, वो पुरानी कहावत है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है आपके पास, बट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का दुरुपयोग मत करिए। इस तरह से दुरुपयोग अगर आप करेंगे, इतना दुरुपयोग करेंगे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी को लेकर के आप इस तरह के कानून बनाएंगे जिसमें कि आप लोगों को न्याय में नहीं दिलने देंगे, न्यायालय में नहीं जाने देंगे, तो इसका पछतावा आपको बहुत जल्दी होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो आप सोच रहे हैं कि अब तो ऐसा ही होता रहे। थोड़ा सा दे दिया। I have to manage the time also. Everybody recommends more time. Sitting there, you can easily recommend time. आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो आपने कहा कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, इतना अच्छा काम कर दिया है कि हर चीज ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन जो आंकड़े एक्चुअल हैं, इंडियाज डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो हैज फॉलन टू अ 9-year low of 5.47% in 2015-16. The previous lowest instance of low direct tax GDP ratio was in 2006-07 when the share of direct taxes in the economy had fallen to 5.36%. The overall growth rate of direct taxes has also shown a downward trend, falling to a 7-year low of 6.68% in 2015-16. Now this is the situation where the growth of this country is going on. और इसीलिए आप कहते हैं कि हमारे पास बहुत है, आप पैसा कह रहे हैं कि हम इस चीज में लगाएंगे, उस जिस चीज में लगाना चाहिए उसके लिए तो आप मना कर देते हैं। आप कहते हैं रेलवे में लगाना है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जहां पर हर व्यक्ति ने अपना एक पैसा दे रखा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सोच करके कि हमारी लाइफ तो इंश्योर्ड है और हम सही जगह पैसा लगा रहे हैं, वहां पर भी आपने 1-2 नहीं लाखों लाख करोड़ रुपया आपने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लेकर के और उधार में लेकर के अपने यहां लगा लिया है। आपके पास 3,400 करोड़ रुपए इस बात के नहीं है कि जिस फैब्रिक में पूरी कंट्री खड़ी हुई है आज, और वो डेमोक्रेसी है, और जिसके लिए फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस मस्ट है, नेसेसरी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इट इज अ मस्ट टू, अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो फ्री एंड फेयर पोल इलेक्शन होने चाहिए, और उसके लिए 3400 करोड़ रुपए चाहिए। 3400 नाउ इलेक्शन कमीशन से 3400 करोड़, और 3400 करोड़ की बात हमने उस दिन भी उठाई, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उठाई, माननीय वित्त मंत्री जी के सामने उठाई, माननीय लॉ मिनिस्टर के सामने उठाई कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं। एक भी जवाब नहीं दिया, आज तक जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि 3400 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे तो इस कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो आप फिर से बाहर हो जाएंगे, और इसलिए आप चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो, इसलिए आप पैसे ना दें। आप कहते हैं कि जनधन, आपने कहा बोलिए। अब आप कहते हैं कि जनधन खाते की जिक्र किया अभी हमारे भूपेंद्र यादव जी ने कि इस देश में इतनी तरक्की हुई, इतने करोड़, फिगर हम भूल गए नोट करना, 25 करोड़ लोगों ने जनधन खाते खुलवा लिए। और 25 करोड़ लोगों ने कौन से जनधन खाते क्यों खुलवा लिए ये भी बता देते, क्योंकि आपने कहा था जनधन खाते खुलवाओ, हर एक के खाते में 15 से 20 लाख रुपए आ जाएंगे, और वो 15 से 20 लाख रुपए के इंतजार में लोगों ने जनधन खाते खुलवा लिए। आपने ये भी कहा कि जनधन खाते जो खुलवाओगे उसमें तुम्हें कुछ पूछा नहीं जाएगा, तुम 50 रुपए में भी खुलवाओगे, 100 रुपए में भी खुलवाओगे, तुम्हारे जनधन खाते खुल जाएंगे। 65 करोड़, अगर फिगर गलत हो तो ये एक्चुअल फिगर तो बता ही देंगे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि कितना करोड़ रुपए आपका जनधन खाते में आया। उस रुपए का क्या किया आपने?
उस रुपए से खाली आपने 1,10,000 करोड़ रुपया जो माफीनामा दे दिया, जिनका एनएपी बैंक में था, एनपीए, उनको बड़े बड़े उद्योगपतियों जिनसे आपको फंड मिलता है इलेक्शन के लिए, उनका आपने माफ कर दिया। उस रुपए का भी इस्तेमाल कर लिया आपने। जो जनधन वालों ने बेचारों ने थोड़े थोड़े रुपए दिए थे, और उन रुपए को भी आपने जीरो बनाने की योजना बना दी। आपने उनसे कहा 15 से 20 लाख रुपए मिलेंगे, किसी ने 500, किसी ने 1000 जमा करा दिए। अब आपकी बैंकों ने जवाब दे दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन ऑन रिकॉर्ड और बाकी बैंक्स के साथ में मिलकर उन्होंने कहा कि जितने खाते खुले हैं, इन्होंने उसमें कहा नहीं हम ठीक कर देंगे। उन्होंने फिर जवाब दे दिया कि नहीं हम करेंगे। उन्होंने कहा जितने खाते जनधन के खुले हुए हैं उनमें से हम पैसा काटेंगे। और किस बात का पैसा काटेंगे? क्योंकि ये उस पैसे का जो वहां हमारे यहाँ जमा कर रखा है, हमारे यहाँ खाता खुला हुआ है, आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और हम इसको जो नील बैलेंस हम इसको बना देंगे धीरे धीरे करके। क्यों? क्योंकि आपने 50 रुपए खर्चा जमा किए, 1000 रुपया जमा किया, हर आप 150 रुपया काटते रहेंगे उससे, और 150 काटने के बाद थोड़े दिनों में आप उनके ऊपर रेट इस बात की कर देंगे क्योंकि आपका पैसा निगेटिव में चला गया, क्योंकि आपका तो वो जब्त हो गया। और जब्त होने के बाद भी खाता अगर बंद नहीं किया इन जनधन वालों ने, तो आप उनसे पैसा माइनस में चढ़ाने लगेंगे, और फिर आप उनसे पैसा वसूली के लिए अपने वसूली करने वालों को भेजने का काम करेंगे। जनधन खाते की असलियत तो ये है कि आज तक किसी को भी बेनिफिट तो नहीं मिला, लेकिन जनधन खाते के नाम पे प्लास्टिक कार्ड आपने कहा कि देखिए हमने नोट बंद कर दी। आपने कहा कि इन्होंने अभी कहा कि हमने कितना अच्छा काम किया, हमने कैश ट्रांजैक्शंस खत्म कर दिए। हम प्लास्टिक कार्ड ले आए। प्लास्टिक कार्ड आप ले आए, लेकिन प्लास्टिक कार्ड के साथ ये भी तो बताइए कि प्लास्टिक कार्ड में जो रुपया 1,000 रुपए का अगर कोई सामान खरीदता है प्लास्टिक कार्ड से, तो कितने रुपए उसके जो है कट जाते हैं इस बात के कमीशन के। उसका अगर उसने 10 बार, अगर 10,000 रुपए उसके खाते में है और 1,00,000 रुपया उसने एक खाते में है, तो 50 बार के बाद उसके 50,000 रुपए तो खाली उसके चले जाएंगे। बार बार जो कटेंगे 150 रुपए और 100 रुपए और 25 रुपए करके, वो भी तो बताइए कि हर ट्रांजेक्शन में सर, हर ट्रांजेक्शन में देयर इज अ डिडक्शन इन द प्लास्टिक कार्ड। और उस डिडक्शन का पैसा कहां जाता है? वो जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जो आपके जियो वाले हों, चाहे वो बाहर अली बाबा वाले हों, या वो अमेरिका में जो बैठे हैं, जो प्लास्टिक कार्ड की कंपनी आपको सप्लाई कर रहे हैं, जिनका कि ठेका ले लिया है आपने कि आप तुम्हारा प्लास्टिक कार्ड चलाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, चिंता नहीं करो, हमें तुम दे दो चुपचाप से पैसा कॉर्पोरेट फंड में, और पार्टी को प्लास्टिक कार्ड चलाने की जिम्मेदारी हम देते हैं। लेकिन जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जिनका पैसा खाते में है, वो तो बर्बाद हो रहे हैं। उनके पास वो बड़े बड़े रईस नहीं है। आपने कहा कि जरा सा अगर आप जाओगे चाय भी पियोगे, तो आपने दिखाया कि प्लास्टिक कार्ड मिनिस्टर साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बात दूसरी कि मिनिस्टर साहब बार बार प्लास्टिक कार्ड इस्तेमाल करते रहे, वो प्लास्टिक कार्ड नहीं चला, फिर उनके जो साथ में थे उन्होंने अपना बटुआ खोल करके और कैश पैसा देने का काम किया। तो मानवर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। अरे आई हैव टू मैनेज द टाइम आल्सो। व्हाट इज दिस तबन? Sir, no. We have decided 5 hours, not even 1 minute more. सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। आज के रोज कितने टैक्स आप लगाएंगे? आप इनकम टैक्स लगाते हैं, आप इनकम टैक्स के साथ में आप सर्विस टैक्स लगाते हैं। सर्विस टैक्स के बाद आप कहते हैं कि हमें बच्चों को पढ़ाई करानी है। हमने तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम लोगों को पढ़ाई का अभियान चलाएंगे, तो आप उसका पैसा किससे ले रहे हैं? टैक्स पेयर से। आप कह रहे हैं कि एक और सेस लगा दिया आपने, एजुकेशन सेस लगा दिया, उसको भी ले रहे हैं आप इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन में 7 से 8 आप टैक्सेस लगाते हैं। कोई खाना खाने अगर रेस्टोरेंट में जाता है, तो जब वो बिल देखता है तो उसके बाद पूछता है कि इसमें खाने का कितना रुपया है जो हमने खाना खाया, क्योंकि ये टैक्स, वो टैक्स, सरचार्ज, सर्विस टैक्स। उसके बाद वो कहते हैं कि 100 रुपए का बिल आपका है, 20 रुपए आपके खाने के भी है, 80 रुपए जो है सरकार के पास चलेगा। तो वो 80 रुपए आप क्या कर रहे हैं? इसलिए उसको कहां ले जा रहे हैं? आपने SC/ST सब प्लान खत्म कर दिया, आपने उसको मर्जर कर दिया, आपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान जो शुरू से चला आ रहा है, इसलिए चला आ रहा है कि SC/ST के लोगों का जो पैसा है सबको नजर आएगा कि आपने इतना रुपया इस्तेमाल इनको दिया था और इसमें इस्तेमाल किया। आपने कहा कि हमने उसको खत्म कर दिया, और जवाब में आपने कहा कि हमने उसको मर्ज कर दिया है।
अब आप मिस उसको राजी। ढूंढते रहिए कि कहां पर SC/ST का कितना पैसा था। माइनॉरिटीज के लिए आपने कहा No, कि please. माइनॉरिटीज को तो आप मान ही नहीं रहे, इस देश के लोग रहने वाले। हमारे मंत्री जी जरूर हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अदरवाइज तो माइनॉरिटीज को आप मानते ही नहीं है कि इस देश के लोग हैं। और बाकी जो आप जितने भी इस तरीके के फंड से उनको खत्म करके, और आज जो आप ये फाइनेंस बिल ला रहे हैं, फाइनेंस बिल के थ्रू आप ये कहना चाहते हैं कि हम इस देश को सुधार देंगे, इस देश को हम ठीक कर देंगे। और कैसे कर देंगे कि वो हम इतने 2 दर्जन एक्ट बदल रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, अमेंड करने के साथ साथ में यहां पर सब ठीक हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से आज आप इस कंट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आप सोचते हैं कि आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई है, इसलिए यू कैन गो अहेड विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जिस तरीके से आज हमारी पार्टी की लीडर बहन मायावती जी ने उस दिन बात रेज की, कहा कि जिस तरह से बेईमानी से अगर कोई जीत के आता है तो उसके चेहरे से भी नजर आता है कि वो परेशान है कि हम कैसे जीत के आए, और वही आज सामने नजर आ रहा है। यही बात है। ओके